हेलो एवरीवन, दिस इज़ एफ के मेक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ इंजीनियर फरमान खान। आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हमने रेफ्रिजरेंट का सिलेक्शन पार्ट 2 डिस्कस करना है, जिसके अंदर हमने आज बॉइलिंग टेम्परेचर और कंडेंसिंग टेम्परेचर के बारे में बहुत ही डिटेल में बताना है। साथ साथ रेफ्रिजरेंट का जो लेटेंट हीट एवापोरेटर के अंदर और लेटेंट हीट कंडेंसर के अंदर होता है, वो भी आपको बहुत ही डिटेल में बताना है। पिछली वीडियो में हमने जो रेफ्रिजरेंट के सिलेक्शन का पार्ट 1 था वो हमने डिस्कस किया था, जिसमें रेफ्रिजरेंट की सेफ्टी मायरमेंट्स हमने देखे थे। सेफ्टी मायरमेंट्स में हमने ओजोन डिप्लेशन, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, रेफ्रिजरेंट की फ्लेमेबिलिटी और उसके बाद रेफ्रिजरेंट का जो ऑटो इग्निशन टेम्परेचर लिमिट्स होते हैं वो हमने पढ़े थे मुख्तलिफ रेफ्रिजरेंट्स के। आज के इस वीडियो में हमने परफॉर्मेंस बेस्ड बात करनी है कि किसी रेफ्रिजरेंट का परफॉर्मेंस किन किन प्रॉपर्टीज़ को मद्देनज़र रखकर देखा जाता है। इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ बॉइलिंग पॉइंट किसी रेफ्रिजरेंट का, और साथ ही साथ कंडेंसिंग पॉइंट, और उसके बाद लेटेंट हीट यानी हरारत मख्फी इवापोरेटर के अंदर या कंडेंसर के अंदर। इन दो चीज़ों पर हम रेफ्रिजरेंट का परफॉर्मेंस बेस्ड डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा रेफ्रिजरेंट अच्छा है, कौन सा रेफ्रिजरेंट थोड़ा सा कम अच्छा है, किसको हमने यूज़ करना है, किसको हमने यूज़ नहीं करना है। अच्छा, तो यहाँ से शुरू करेंगे, बट इससे पहले अबाउट मी, माय नेम इज़ इंजीनियर फरमान खान। अगर आप लोग मुझे यूट्यूब पर, फेसबुक पेज पर या व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक्स दिए हुए हैं, वहाँ से जाकर लिंक को क्लिक करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि किसी भी साइकिल का, चाहे वो रेफ्रिजरेटर है चाहे वो एयर कंडीशनर है, इसके एवापोरेटर कॉइल के और कंडेंसर कॉइल के, इन कॉइल्स के दरमियान में जो मिडल पार्ट होता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट का हामिल होता है, क्योंकि हमारा जो कंडेंसेशन पॉइंट होता है या एवापोरेशन पॉइंट होता है वो पूरे कंडेंसर के अंदर नहीं होता। यानी मिसाल के तौर पर अगर हम किसी साइकिल के बारे में बात करते हैं कि फ़लाना साइकिल जो है, फ़लाना एसी का साइकिल जो है वो इतने टेम्परेचर के कंडेंसिंग पॉइंट पर चल रहा है या इतने टेम्परेचर के एवापोरेटिंग पॉइंट पर चल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि डिस्चार्ज पर टेम्परेचर कितना है या फिल्टर ड्रायर के पास टेम्परेचर कितना है। असल में कंडेंसिंग टेम्परेचर जो होता है वो कंडेंसर के दरमियाने पार्ट वाला टेम्परेचर होता है, उस पार्ट का जिसमें रेफ्रिजरेंट वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट होता है। इसी तरह एवापोरेटर में जो मेन एवापोरेशन टेम्परेचर होता है वो इस एवापोरेटर के मिडल पार्ट में, जब रेफ्रिजरेंट अपना फेज चेंज करता है लिक्विड से वेपर में, तो उस दौरान जो रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर होता है वो एवापोरेशन टेम्परेचर होता है। अब इस पर मैंने आप लोगों को एक प्रैक्टिकल वीडियो बनाई हुई है, वो मैं आप लोगों को पहले दिखाता हूँ, फिर उसके बाद हम इसी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वॉच दिस वीडियो। अच्छा, ये एक रेफ्रिजरेटर है जिसके अंदर हमने R134A का रेफ्रिजरेंट चार्ज किया हुआ है, और इस वक्त इसका तकरीबन सक्शन प्रेशर 15 PSI है। ठीक है ना, 15 PSI आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्योंकि रेफ्रिजरेटर पर इस वक्त कोई लोड नहीं है, इसके अंदर कोई चीज़ नहीं पड़ी, इस वजह से सक्शन पर काफ़ी आइस भी आया हुआ है। इसकी कंडेंसर इन टेम्परेचर जो है वो तकरीबन 60 डिग्री सेल्सियस है, आप इस थर्मामीटर पर देख सकते हैं। अब यहाँ से लेकर तकरीबन अगर हम कंडेंसर के 3 से 4 लाइनें छोड़कर, जिस तरह आप ये यहाँ पे देख सकते हैं, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5वें लाइन के एंड पर हमने यहाँ पे थर्मामीटर लगाया हुआ है दूसरा, और इस वक्त तकरीबन 48.9 या 49 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर शो हो रहा है। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद दूसरा थर्मामीटर एक और भी मैंने लगाया हुआ है, इसके 2 लाइनों के बाद, ये आप देख सकते हैं, इसके 2 लाइनों के बाद मैंने एक और थर्मामीटर लगाया हुआ है, और इन दोनों थर्मामीटर पर जो टेम्परेचर है वो तकरीबन सेम है। यहाँ पर आप लोग दोनों थर्मामीटर पर देख सकते हैं, एक थर्मामीटर पर भी 48.9 या 48.8 और दूसरे पर भी तकरीबन 48.8 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मेंटेन हुआ है। उसके बाद फिर जो कंडेंसर का आखिरी पार्ट है उस पर दोबारा रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर सबकूल हो रहा है, कम हो रहा है, जो कि तकरीबन 40.3 डिग्री सेल्सियस तक कम हो रहा है। तो इस कंडेंसर में जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो इसका मिडल पार्ट है, जिसमें 2 थर्मामीटर के दरमियान में टेम्परेचर कांस्टेंट है, यानी मुस्तकिल है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, क्योंकि इन्हीं 2 थर्मामीटर के दरमियान में रेफ्रिजरेंट कांस्टेंट टेम्परेचर पर अपना फेज वेपर से चेंज कर रहा है लिक्विड की हालत में। अब यहाँ पर ये मिडल पार्ट जो तकरीबन 2-3 लाइनें थी जो मैंने आप लोगों को दिखा दी प्रैक्टिकल वीडियो में, इसमें ये जो टेम्परेचर था ये कांस्टेंट हुआ था। इसका मतलब कि ये जो
रेफ्रिजरेटर अभी मैंने आप लोगों को दिखाया, ये 48.8 डिग्री सेल्सियस के कंडेंसिंग टेम्परेचर पर चल रहा था। याद रखें, यहाँ पर 60 डिग्री सेल्सियस को हम इतना अहमियत नहीं देंगे, ना ही 40 डिग्री सेल्सियस को इतना अहमियत देंगे। कंडेंसिंग टेम्परेचर हमारे पास क्या था, 48.8 डिग्री सी। इसी तरह एवापोरेटर के अंदर अगर आप इसी तरह प्रोसेस के ज़रिए से मालूम करेंगे 2 थर्मोमीटर लगाकर, तो जिन 2 पॉइंट्स के दरमियान में टेम्परेचर मुस्तकिल रहेगा 3, 4, 5 या 6 लाइनों के दरमियान में, वही मिडल पार्ट आपका जो मेन एवापोरेशन टेम्परेचर वाला पार्ट होगा। ठीक है, सो ये तो R134A के रेफ्रिजरेटर के लिए था। अब मैं आपको डिफरेंट रेफ्रिजरेंट्स का बॉइलिंग पॉइंट और कंडेंसिंग पॉइंट, ये चीज़ें मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को एक चीज़ आपके जहन में रहना चाहिए कि कोई भी रेफ्रिजरेंट ले ले, चाहे वो रेफ्रिजरेटर का हो चाहे वो एयर कंडीशनर का हो, किसी भी रेफ्रिजरेंट का बॉइलिंग पॉइंट जितना लो होगा उतना ही वो रेफ्रिजरेंट बेहतर साबित हो सकता है उस यूनिट के लिए। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे आप देखें, ये कुछ रेफ्रिजरेंट्स हैं जो कि रेफ्रिजरेटर्स में यूज़ किए जाते हैं, जिसमें R134A, R600A, R290 और R404A के रेफ्रिजरेंट्स हैं। अब इनके अगर आप देखें तो -26 डिग्री सेल्सियस R134A का है, -11 R600A का है, -42.2 R290 का है और -46.5 डिग्री सी R404 का है। तो इसका मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट के लिहाज से सबसे अच्छा रेफ्रिजरेंट कौन सा है, R404A है। दूसरे नंबर पर सबसे अच्छा रेफ्रिजरेंट R290 है। तीसरे नंबर पर अच्छा रेफ्रिजरेंट R134A है और चौथे नंबर पर अच्छा रेफ्रिजरेंट R600A है। ठीक है, ये जो सारे रेफ्रिजरेंट है, इन सारे रेफ्रिजरेंट्स में जो बॉइलिंग पॉइंट है जिसका जितना कम होगा उतना ही वो किसी यूनिट के लिए बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस वाला साबित हो सकता है। बट यहाँ पर आप लोगों को एक बात याद रखना चाहिए कि सिर्फ हम बॉइलिंग पॉइंट पर ही किसी रेफ्रिजरेंट को डिसाइड नहीं करेंगे, हम अदर प्रॉपर्टीज़ भी देखेंगे जो कि आने वाले वीडियोस में आपके साथ मज़ीद डिस्कस करूँगा। बट याद रख लें कि किसी रेफ्रिजरेंट का अगर बॉइलिंग पॉइंट कम है तो ये एक अच्छी बात है उस रेफ्रिजरेंट के लिए और उस यूनिट के लिए। अच्छा, एयर कंडीशनर के अंदर अगर आप लोग देख लें तो R22, R410A का, R32 का, ये भी इनके बॉइलिंग पॉइंट्स है। लेकिन याद रख लें, ये जो बॉइलिंग पॉइंट्स मैंने दिए हुए हैं ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर है। अगर तो इसके ऊपर आपने 14.7 PSI का प्रेशर अप्लाई किया होगा तो इनके वैल्यूज़ ये होंगी। अदरवाइज़ अगर इवापोरेटर में या कंडेंसर में इनके प्रेशर जो है ना वो चेंज होते हैं, जो कि अमूमन कंडेंसर में ज़्यादा होता है, इवापोरेटर में कम होता है, तो ये वैल्यूज़ जो है ना ये उन्हीं बेस पर चेंज होते रहेंगे। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को 2 रेफ्रिजरेंट्स का कंपैरिजन दिखाता हूँ, जिसमें एक R410A है, दूसरा R32 है। फ़र्ज़ कर ले कि ये जो एयर कंडीशनर साइकिल है इसके अंदर हमने R410A का रेफ्रिजरेंट यूज़ किया हुआ है। ठीक है, अच्छा, R410A का रेफ्रिजरेंट जिसका एवापोरेटिंग प्रेशर जो है एवापोरेटर के साइड पर यानी सक्शन के साइड पर वो है 120 PSI। ठीक है ना, यहाँ पे इस एवापोरेटर के सेक्शन पर हमने प्रेशर 120 PSI तक मेंटेन किया हुआ है। तो इस 120 PSI के प्रेशर के ऊपर जो रेफ्रिजरेंट है R410A का, ये एवापोरेटर के मिडल पार्ट में -4 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होगा, यानी अपने आप को लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट कर रहा होगा। और ये हमने कहाँ से मालूम किया ये वैल्यू, ये हमने मालूम किया इसी R410A के pH ग्राफ की मदद से। pH ग्राफ, प्रेशर, इंताल्पी ग्राफ, इस पे मैं इंशाल्लाह आगे आने वाले पार्ट्स में डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। अच्छा, उसके बाद इसी R410A का कंडेंसिंग प्रेशर अगर हमने 390 PSI रखा हुआ है तो इसका मतलब कि ये कंडेंसर के मिडल पार्ट में जब वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट होगा उस वक्त इसका टेम्परेचर कितना होगा, 42 डिग्री सेल्सियस होगा, 42 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब ये तो R410A की बात हुई। अब हम यहाँ पे R32 की बात करते हैं कि फ़र्ज़ कर ले कि अगर इसी साइकिल के अंदर हमने R32 का रेफ्रिजरेंट यूज़ किया हुआ हो, तो चूंकि R32 का हम यहाँ पे एवापोरेटिंग प्रेशर 100 PSI तक रखते हैं या 105 PSI तक रखते हैं, तो 100 PSI के प्रेशर पर जब एवापोरेटर के मिडल पार्ट में रेफ्रिजरेंट लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होगा तो उस दौरान ये रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर -8 डिग्री सेल्सियस होगा। और ये हमने R32 के pH ग्राफ से ये वैल्यूज़ मालूम किए हुए हैं। इसी तरह कंडेंसिंग में जो कंडेंसर है इसमें अगर हम 320 का
कंडेंसिंग प्रेशर रखते हैं R32 के रेफ्रिजरेंट का, तो कंडेंसर के मिडल पार्ट में 38 डिग्री सेल्सियस पर ये रेफ्रिजरेंट वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट होगा। अब देखिए इनकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारे लिए। इनकी इंपॉर्टेंस ये है कि इन दोनों रेफ्रिजरेंट में कौन सा ज़्यादा बेहतरीन रेफ्रिजरेंट हो सकता है परफॉर्मेंस के लिहाज से। याद रख ले, हमने सेफ्टी की बात ऑलरेडी पहले ही की हुई है कि सेफ्टी के लिहाज से कौन सा रेफ्रिजरेंट बेस्ट है। यहाँ पर हम सिर्फ परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं कि R32 लोअर टेम्परेचर पर यहाँ पे इवापोरेटर में बॉयल हो रहा है, यानी लिक्विड से वेपर में चेंज हो रहा है, और यहाँ पर भी ये लोअर टेम्परेचर पर वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसका मतलब कि R32 के जो ऑपरेशनल प्रेशर्स हैं जिन पे ये ऑपरेट हो रहा है कंडेंसर और इवापोरेटर में, ये थोड़े से कम है R410A के निस्बत। तो इसका मतलब कि परफॉर्मेंस के लिहाज से R32 थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर है R410A के रेफ्रिजरेंट से। सो बॉइलिंग टेम्परेचर और कंडेंसिंग टेम्परेचर किसी रेफ्रिजरेंट के जितने कम होंगे उतना ही वो रेफ्रिजरेंट अच्छा परफॉर्म कर सकेगा। अच्छा, यहाँ पे अब आगे हम बात करते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, यानी हरारत मख्फी, जो छुपा हुआ हरारत यहाँ पर एवापोरेटर में जज़ब होता है जिस वक्त फेस चेंज हो रहा होता है, यानी लिक्विड वेपर बन रहा होता है, या कंडेंसर में जब वेपर लिक्विड बन रहा होता है तो उस वक्त रेफ्रिजरेंट से छुपा हुआ हरारत बाहर खारिज होता है। और ये छुपा हुआ हरारत बहुत ज़्यादा होता है अमूमन, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंस का हामिल होता है, बहुत ही अहमियत का हामिल होता है। जिस रेफ्रिजरेंट का, याद रख लीजिए मेरी बात, कि जिस रेफ्रिजरेंट का ये जो लेटेंट हीट की वैल्यू है, जब ये अपना फेस चेंज करेगा और लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होगा, ये वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ये रेफ्रिजरेंट अच्छा तस्वुर होगा। अच्छा देखें, थोड़ा सा मैं आपको फिर से बताता चलूँ कि मिसाल के तौर पर ये जो एयर कंडीशनर का साइकिल है, अगर इसके अंदर हमने R22 रेफ्रिजरेंट यूज़ किया हुआ है, तो अगर हमने इसके अंदर 1 पाउंड रेफ्रिजरेंट चार्ज किया है, 1 पाउंड वज़न के हिसाब से तकरीबन 454 ग्राम के बराबर है। ठीक है, यूँ समझ लें कि यानी इस साइकिल के अंदर हमने 454 ग्राम का रेफ्रिजरेंट डाला हुआ है। क्या, कौन सा रेफ्रिजरेंट? R22 का। अब जिस वक्त ये रेफ्रिजरेंट टोटली इस कैपिलरी ट्यूब पर से गुजरकर कंप्रेसर पर से आता है, तो इस दरमियाने पार्ट में ये तकरीबन 103 BTU का हरारत जज़ब करके कंप्रेसर की तरफ आता है। और हरारत कहाँ से जज़ब करता है? हरारत इस स्पेस के अंदर से जज़ब करता है। तो अब इस लिहाज से अगर हम इसके अंदर R410A रेफ्रिजरेंट यूज़ करेंगे, R32 यूज़ करेंगे, R290 यूज़ करेंगे, तो कहने का मतलब ये है कि जो वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा वो रेफ्रिजरेंट परफॉर्मेंस के लिहाज से इस एयर कंडीशनर के लिए ज़्यादा बेहतरीन होगा। यानी जितनी ज़्यादा वैल्यू वाला रेफ्रिजरेंट इसके अंदर हम यूज़ करेंगे, इसका मतलब कि ये साइकिल उतना ही ज़्यादा हीट उस स्पेस से एब्जॉर्ब करेगा और कंडेंसर उतना ही ज़्यादा हीट बाहर की तरफ खारिज करेगा। सो ये हरारत मख्फी और हरारत मख्फी कंडेंसर में और हरारत मख्फी एवापोरेटर में ये सारी वैल्यूज़ हैं जो कि आप लोग देख सकते हैं। R134A का 99 है, R600A का इससे ज़्यादा है, तो इसका मतलब हरारत मख्फी में R600A जो है ये R134A से काफ़ी बेहतर है। उसके बाद R404A है जिसका 97 है, तकरीबन 134A की तरह है। उसके बाद R290 जिसका सबसे ज़्यादा है, 205 BTU फी पाउंड इसका हरारत मख्फी है, यानी ये ज़्यादा हरारत जज़ब करेगा जब ये एक बार एवापोरेटर के अंदर से रिसाइकल होगा। अच्छा, उसके बाद एयर कंडीशनरों के रेफ्रिजरेंट में 103 R22 का, R410A का 120 और इसी तरह R32 का 175, R407C का 101 और R1270 का 195 BTU का हीट ये एब्जॉर्ब करते हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि आज आप लोगों ने इस वीडियो के अंदर लेटेंट हीट यानी हरारत मख्फी कंडेंसर के अंदर और हरारत मख्फी एवापोरेटर के अंदर इसके बारे में अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। और बॉइलिंग पॉइंट और कंडेंसिंग पॉइंट दो रेफ्रिजरेंट्स के या तीन रेफ्रिजरेंट्स के जब आप कंपेयर करते हैं तो हम किसी भी रेफ्रिजरेंट के जो बॉइलिंग पॉइंट एवापोरेटर में या कंडेंसिंग पॉइंट कंडेंसर में कम होंगे, यानी कम टेम्परेचर पे ये अपने
जो फेज़ है वो चेंज करेंगे, वो रेफ्रिजरेंट ज़्यादा बेहतर होगा किसी भी साइकिल के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज की इस वीडियो में ये सारी चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आई है तो प्लीज़ 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 मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना क्वेश्चन आप डालिए। मैं हर एक कमेंट का आपको आंसर देने की कोशिश करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अंटिल टू नेक्स्ट वीडियो, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।